हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या एक प्लेंटिफ अपने कॉज ऑफ एक्शन जो एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट में हुआ उसको पार्ट्स में क्लेम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेंटिफ किसी डिफेंडेंट से 15 लाख रुपए मांगता है, एक ही कॉज ऑफ एक्शन में 3 बिल, उसके एक ही बिजनेस ट्रांजेक्शन में 3 बिल बनाए, 5 लाख रुपए का बिल बनाया, एक 8 लाख रुपए का बिल बनाया और एक 7 लाख रुपए का बिल बनाया। इस प्रकार से मान लीजिए टोटल 20 लाख रुपए का बिल बनाया और उसने जो है केवल 8 लाख रुपए का क्लेम किया और उसने 7 लाख और 5 लाख रुपए का क्लेम नहीं किया। तो क्या वो प्लेंटिफ लेटर स्टेज पर उस 7 लाख और उस 5 लाख रुपए का क्लेम कर सकता है? ये जानने के लिए हम ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर समझने के लिए हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से एक का 20 से बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, टोटल से 20 लाख रुपीज का हुआ, जिसमें एक बिल बना 5 लाख रुपए का, एक बिल बना 7 लाख रुपए का और एक बिल बना 8 लाख रुपए का। एक ही बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, प्लेंटिफ भी वही है, डिफेंडेंट भी वही है। प्लेंटिफ ने केवल एक बिल के अगेंस्ट में दावा किया एक बार 8 लाख रुपए के अगेंस्ट में, और कुछ टाइम बाद, साल भर बाद, वो ये कहता है कि अब मैं उस 7 लाख रुपए के भी अगेंस्ट में सूट करना चाहता हूं, अब मैं 5 लाख रुपए के भी अगेंस्ट में सूट करना चाहता हूं। तो एक ही बिजनेस ट्रांजैक्शन था, एक ही कॉज ऑफ एक्शन था, तो क्या प्लेंटिफ वो रिमेनिंग 7 लाख और 5 लाख के लिए सूट कर सकता है? तो जी नहीं दोस्तों। यदि उसने 8 लाख रुपए का क्लेम कर दिया और विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट की परमिशन के बाकी का क्लेम छोड़ दिया जो 7 लाख और 5 लाख का था, तो वो रिमेनिंग अमाउंट के लिए अब सब्सिक्वेंटली एक ही कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में, एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट नहीं कर सकता है। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी ऐसे सूट को, ऐसे दावों को, ऐसे क्लेम्स को बार्ड करता है। तो ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी का सब रूल 1, 2 और 3 दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है। ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, मतलब दावे में पूरा क्लेम इंक्लूड किया जाना चाहिए। मैं 1 बाय 1 पढ़ना चाहूंगा ऑर्डर 2 रूल 2 का सबसेक्शन 1। एवरी सूट शेल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका यह मतलब हुआ कि हर सूट पूरा क्लेम इंक्लूड किया जाना चाहिए हर दावे में, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के रेस्पेक्ट में। सेम कॉज ऑफ एक्शन है तो जितना भी क्लेम है वो एक साथ एक ही दावे में किया जाना चाहिए, टुकड़ों में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक प्लेंटिफ किसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के लिए कुछ क्लेम अपना छोड़ भी सकता है, अपनी स्वेच्छा है उसकी। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि 20 लाख रुपए का टोटल क्लेम है, लेकिन एक प्लेंटिफ के पास 8 लाख रुपए की ही कोर्ट फीस की व्यवस्था है, जो भी कोर्ट फीस पेएबल होती है, तो उसने 8 लाख का ही क्लेम किया लेकिन विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट कर दिया, कोर्ट से परमिशन नहीं ली। तो अब क्या होगा इसका प्रभाव? इसको जानने के लिए हम सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम वेयर ए प्लेंटिफ omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished। जहां पर एक प्लेंटिफ किसी क्लेम को छोड़ देता है या ओमिट कर देता है, मतलब वेव कर देता है, तो उसके बाद में वो उस क्लेम को वापस नहीं कर पाएगा, दोबारा नहीं कर पाएगा जो उसने रिलिंक्विश कर दिया। अब इसका हम सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं। ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ, ए पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन मे sue फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ, बट if he omits except with the leave of the court, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, except with the leave of the court to sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। देखिए, यदि एक प्लेंटिफ ने, जैसे मैंने उदाहरण दिया, 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख के बिल थे, वो उसका अपना डिस्क्रिशन है, वो 20 लाख पर पूरे पर क्लेम करे, 5 लाख का क्लेम करे, 7 लाख का क्लेम करे, 8 लाख का क्लेम करे। लेकिन
यदि वो चूज करता है बिना कोर्ट की परमिशन के केवल एक ही क्लेम करने के लिए, केवल 8 लाख का क्लेम करने के लिए वो चूज करता है, तो उसने जो छोड़ दिया 5 लाख और 7 लाख का, उसको वो दोबारा केस नहीं कर पाएगा, दोबारा सूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सेम कॉज ऑफ एक्शन में अब जो है ऑर्डर 2 रूल 2 बार करता है। अब हम ये देखें कि इसका ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है। तो इसका ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट कर सकता है या कोर्ट स्यू मोटो भी इसका ऑब्जेक्शन कर सकती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़े। आप डायरेक्टली यदि कोर्ट को सबमिट करते हैं आर्गुमेंट के समय कि देखिए साहब ये क्लेम तो ऑलरेडी कर चुके हैं और अब ये जो सब्सिक्वेंट क्लेम किया है बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 है, तो कोर्ट स्यू मोटो भी ऐसे दावे को डिसमिस कर सकती है। अब इसके लिए हम मान लीजिए कोर्ट ये कहे कि आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन दीजिए, आप प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट के बारे में बताइए। मान लीजिए एक प्लेंटिफ ने क्लेम कर दिया 8 लाख रुपीज का, सब्सिक्वेंटली उसने 7 लाख रुपीज का क्लेम कर दिया, तो डिफेंडेंट कहेगा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप ऑलरेडी 8 लाख रुपीज का क्लेम कर चुके हैं, 7 लाख रुपीज का क्लेम आप वेव कर चुके हैं, इसलिए अब जो है ऑर्डर 2 रूल 2 हिट होता है, इसलिए ये सूट डिसमिस किया जाना चाहिए। अब कोर्ट ये कहती है कि आप इसकी एक एप्लीकेशन दीजिए। तो एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे? तो सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखिए, फिर सिविल सूट नंबर लिखिए, फिर टाइटल लिखिए कि एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट सूट की डिटेल दीजिए, फिर आप कॉज ऑफ एक्शन की डिटेल दीजिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डिटेल दीजिए, उसके बाद आप उस प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो कि पेंडिंग भी हो सकता है या डिसाइड भी हो गया हो सकता है, तो आप उसकी पूरी डिटेल दीजिए कि देखिए इन्होंने एक पहले सूट किया था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट सेम थे, कॉज ऑफ एक्शन सेम था, उन्होंने पिक एंड चूज की थ्योरी अडॉप्ट करी और एक ही पार्ट का, एक ही पोर्शन का क्लेम किया उसमें, इसलिए अब ये सूट चूंकि सेम कॉज ऑफ एक्शन पर है, इसलिए अब ये सूट जो है चलने योग्य नहीं है और ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी से बार्ड है और उसमें रिलीफ कीजिए कि एप्लीकेशन को अलाउ कीजिए और उस नए सूट को डिसमिस कीजिए ऑर्डर 2 रूल 2 के स्टेचुरी बार्ड के अनुसार। अब इसमें एफिडेविट भी दीजिए आप साथ में सपोर्टेड, और डॉक्यूमेंट्स क्या कीजिए, आप जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जो पहले से सूट किया हुआ है एक हाफ क्लेम का, हाफ पोर्शन का, उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए उस दावे की पूरी सर्टिफाइड कॉपी, दावे की, निर्णय की, जजमेंट की, प्लीडिंग्स की सारी सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके आप नए सूट में फाइल कीजिए, ताकि ऑनरेबल जज साहब जो है ये समझ सके कि देखिए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट भी था, अब नया इंस्टीट्यूटेड सूट है, इस कारण से अब ये चलने योग्य नहीं है। अब इसके हम दो महत्वपूर्ण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस की स्टडी करेंगे। एक का नाम है वर्गो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस वेंटूरियम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए इसमें क्या हुआ, ऑर्डर 2 रूल 2 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंटेम्पलेट्स इज सिचुएशन वेयर ए प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू और इंटेंशनली रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ द क्लेम व्हिच ही इज एंटाइटल्ड टू मेक if the plaintiff sue acts order 2 rule 2 makes it clear that he shall not afterwards sue for the part of portion of the claim that has been omitted or relinquished। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यदि वो चूज करता है और पोर्शन का क्लेम करता है तो बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया, केस का नाम है वुरुमी पुल्लूराव वर्सेस वेमरी वेंकटैया। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2019 को डिसाइड किया, रिसेंट केस है। इसमें क्या हुआ, पहले प्लेंटिफ ने एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ और जमीन का सौदा हुआ। प्लेंटिफ ने पहले केवल इंजंक्शन का सूट किया डिफेंडेंट को रेस्ट्रेन करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी को कहीं एलिनेट नहीं करे, कहीं ट्रांसफर नहीं करे। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप पहले केवल इंजंक्शन का सूट कर चुके हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में, तो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉज ऑफ एक्शन आपके पास उस समय भी अवेलेबल था जब आपने सिंप्लिसिटर सूट ऑफ इंजंक्शन फाइल किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि आप किसी सूट में कोई क्लेम, कोई पोर्शन, कोई पार्ट छोड़ देते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में, सेम पार्टीज में, तो फिर आप सब्सिक्वेंटली सूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सूट ड्राफ्टिंग करते समय अपने वकील साहब को बहुत ढंग से ब्रीफ कीजिए, पूरा क्लेम बताइए उनको सेम कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए ताकि आपका कोई क्लेम या पोर्शन छूट ना जाए और इस प्रकार से आप सूट फाइल कीजिए। आज का वीडियो ऑर्डर 2 रूल 2 के बारे में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।